मैं जेब से टॉर्च निकालता, इससे पहले ही कमरे की बत्ती अचानक जल गई। दरवाजे के पास 40-35 साल का एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। मैं सकपका गया। कौन हो तुम? चोरी करने आए हो? आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, 2021 साल का आखिरी दिन आपके साथ मनाने का मौका हमें मिल रहा है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम एक पूरा साल आपके लिए यूं ही कहानियां चुनकर लाते रहेंगे। आज के दिन हम आपके लिए लाए हैं एक छोटी पर चुलबुली कहानी, सुशांत सुप्रिया जी द्वारा लिखी एक चोरी अजीब सी। सुशांत सुप्रिया जी की लिखी कहानियां आप पहले भी पॉडकास्ट पर सुन चुके हैं, जैसे पांचवी दिशा और भूतनाथ। ये हल्की गुदगुदी कहानी इसलिए क्योंकि अब जब हम नए साल में जाने वाले हैं तो क्यों ना इस साल को एक मुस्कुराहट के साथ विदा दें। साथ ही आज मैं और देवांशी चर्चा करेंगे इस साल की हमारी चुनिंदा कहानियों पर, जो आप सबने और हमने खूब पसंद की। ये बहुत मुश्किल था क्योंकि हमें तो हमारी सारी पढ़ी कहानियां बहुत प्रिय है। तो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। एक चोरी अजीब सी, सुशांत सुप्रिया। यह कहानी सुनाने के लिए आपको अपना काम छोड़कर मेरे साथ रात के 9 बजे नुक्कड़ के ढाबे के भीतरी कैबिन में चलना होगा, जहां इलाके के 4-5 चोर और पॉकेटमार जमा है। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं भी एक चोर हूं। 1-2 दिन पहले हमारे इलाका के दादा ने कहीं तगड़ा हाथ मारा। उसी की खुशी में आज रात दादा ने हम सबको खिलाने पिलाने का वादा किया है। दादा चोर जरूर है, लेकिन है दरिया दिल आदमी। अपनी खोली से निकलकर खुली नाली वाली बदबू भरी तंग गली से होता हुआ मैं नुक्कड़ के ढाबे पर पहुंचता हूं। बाहर बेंच और मेज पर मजदूर और रिक्शे वाले खाना खा रहे हैं। उनके बीच से होता हुआ मैं ढाबे के भीतरी कैबिन तक पहुंचता हूं। भीतर से ठहाकों की आवाज आ रही है। जरूर दादा अपना कोई किस्सा सुना रहा होगा। दादा इस धंधे में बरसों से हैं। उसके पास किस्से कहानियों का खजाना है। मैं कैबिन का दरवाजा खोलकर भीतर पहुंचता हूं। आजा राजू, तू भी आजा। कहां रह गया था? दादा सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं ऊपर की ओर छोड़ता हुआ कहता है। पम्मा, काले, छोटू और मुच्छड़ सब जमा है। मेज पर दारू की बोतल खुली है। प्लेट में कुछ नमकीन पड़ा है। बगल में ताश के पत्ते बिखरे हुए हैं। सबके हाथों में गिलास है, कुछ भरे हुए, कुछ आधा खाली। मैं दादा को सलाम करके कोने वाली खाली स्टूल पर बैठ जाता हूं। दादा की आंखें सुर्ख हो गई हैं। ले, तू भी ले, दादा कहता है। मैं भी गिलास में दारू डालकर गला तर करता हूं। मजा आता है। दादा, कुछ सुनाओ, अब तो राजू भी आ गया है। प्लेट में से नमकीन उठाकर पम्मा कहता है। दादा सिगरेट का एक गहरा कश लेकर मुस्कुराते हैं। फिर उसकी आंखें दूर कहीं खो जाती है। लो सुनो, बात तब की है जब मैं 15-16 साल का था। इस पेशे में नया नया आया था। एक ही घूंट में गिलास की बची हुई दारू पीकर दादा बोलना शुरू करता है। उसकी आंखें अतीत की किसी कंदरा में से हमारे लिए कुछ उठा लाई है। लीजिए, अब दादा की आवाज में ही उसकी कहानी सुनिए। एक बार मैं किसी घर में चोरी के इरादे से घुसा। रात का 1 बज रहा था। अमावस की रात थी। चारों ओर झिंगुर बोल रहे थे। पूरा घर धुप अंधेरे में डूबा था। मैंने बरामदा पार किया और दरवाजे तक पहुंचा। जरा सा धक्का देते ही दरवाजा खुल गया और मैंने खुद को कमरे के भीतर पाया। अंधेरे में कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं जेब से टॉर्च निकालता, इससे पहले ही कमरे की बत्ती अचानक जल गई। दरवाजे के पास 40-35 साल का एक 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। मैं सकपका गया। कौन हो तुम? चोरी करने आए हो? रोबीली आवाज में उसने पूछा। मैं इस पेशे में नया नया आया था,
कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। साहब गलती हो गई, अब मुझे जाने दीजिए, मेरे मुंह से निकला। सच सच बता, चोरी करने आया है ना? उस आदमी ने कड़कती आवाज में फिर पूछा। मुझे काटो तो खून नहीं, और कुछ नहीं सूझा तो फिर बोला, साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन उस आदमी ने डपट कर मुझे कहा, चोरी करने आया है ना तो चोरी करके जा। यह सुनकर मैंने उसकी ओर हैरानी से देखा। कहीं वह पागल तो नहीं? देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था। यह आप क्या कह रहे हैं साहब? गरीब आदमी से मजाक मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं बोला, साले चोरी नहीं की तो बहुत मारूंगा और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दूंगा। एक एक शब्द पर जोर देते हुए उसने कहा। मैं हैरान सा कमरे के बीचों बीच खड़ा था। दिमाग काम नहीं कर रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब मुझे जाने दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। मैंने एक बार फिर कोशिश की। तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तू चोरी करने आया है ना, तो जो भी चीज तुझे पसंद है चुरा और चला जा। आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। कहीं ये खुद भी कोई चोर तो नहीं? हो सकता है यह मकान इसका हो ही नहीं। मेरे दिमाग में कौंधा। पर जिस हक से यह मुझे यहां चोरी करने के लिए कह रहा है, उससे तो लगता है कि यही इस घर का मालिक है। मुझे क्या है, मैंने सोचा। जब यह इतनी जिद कर रहा है तो कुछ उठाकर यहां से खिसक लेता हूं। कहीं इसका इरादा बदल गया और इसने पुलिस बुला ली तो? मैंने कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई। मेज पर एक सुनहरा लाइटर पड़ा था। मैंने उस आदमी की ओर देखा। उसने ऐसा जताया जैसे उसे लाइटर चुराए जाने पर कोई ऐतराज नहीं हो। मैंने लपक कर लाइटर उठाया और जेब में डाल लिया। वह दरवाजे से हटकर कमरे के बीचों बीच आ गया और मैं खिसकता हुआ दरवाजे तक पहुंच गया। जो कुछ हो रहा था उस पर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर मुझसे रहा नहीं गया और आखिर मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया, साहब एक बात तो बताइए, अगर लोग किसी चोर को पकड़ते हैं तो उसे मारते पीटते हैं, शोर मचाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पर आप पहले आदमी होंगे जो अपने ही घर में चोर को चोरी करने के लिए कह रहे हैं। यह बात कुछ समझ नहीं आई। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा भावुक हो गया। कहने लगा, तुम नहीं जानते, पिछले 20 सालों से मैंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से घर की एक एक कीमती चीज खरीदी है। फ्रिज, टीवी, सोफा, डाइनिंग टेबल, सब मैंने इस घर के लिए, अपनी बीवी के लिए क्या नहीं किया। लेकिन वह है कि रात दिन मेरे हर काम में खोट निकालती रहती है। उसकी बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। दिन रात कहती रहती है, इस चीज में यह खराबी है, यह सामान तुम घटिया उठा लाए हो, तुम्हें सामान खरीदना आता ही नहीं, तुम किसी लायक हो ही नहीं, बेकार सामान उठा लाते हो, ऐसे कबाड़ को तो कोई चोर भी नहीं चुराएगा। यह सुनते ही सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैं मुस्कुराया और उस आदमी को कमरे के बीचों बीच खड़ा छोड़कर मैं धीरे से मकान से बाहर खिसक लिया। रास्ते में देर तक मैं हंसता रहा। यह कहकर दादा ने ठहाका लगाया और कुर्ते की जेब से एक लाइटर निकालकर मेज पर रख दिया। पम्मा, काले, छोटू और मुच्छड़ एक आवाज में बोले, क्या 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 ये वही लाइटर है दादा? दादा ने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया। मेज से लाइटर उठाकर मैंने उसे उल्टा पलटा। उसका सुनहरा रंग अब फीका पड़ चुका था। मैंने जेब से सिगरेट निकालकर लाइटर की मदद से सुलगा ली। लाइटर अब भी काम कर रहा था। दादा, हमें भी उस घर का पता बताओ ना, हम तुम्हारी तरह सिर्फ लाइटर नहीं चुराएंगे। काले ने हंसकर कहा, हाँ दादा बताओ ना, तुम तो हमारी अपनी बिरादरी के हो, तुम्हारे बहाने हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। पम्मा और छोटू भी बोले। दादा की आंखें दोबारा दूर कहीं खो गई। उनमें कई परछाइयां तैरने लगी। लड़कों, यह बात सही है कि हम सब एक ही बिरादरी के हैं, पर हमारे धंधे के भी कुछ उसूल होते हैं।
जिस आदमी ने मेरे साथ ऐसा भला बर्ताव किया, मैं उसका और नुकसान नहीं कर सकता। तुम सब कुछ भी कह लो, उसका पता तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दादा ने एक एक शब्द पर बल देते हुए कहा और हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नमस्कार। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक चोरी अजीब सी, सुशांत सुप्रिया द्वारा लिखी। थी ना कहानी बहुत रोचक और अलग? अरे भाई, साल का अंत हो रहा है तो आज का एपिसोड अलग तो होना ही चाहिए। तो पिछले साल की तरह आज का एपिसोड भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ जुड़ रही हैं कहानी जानी अनजानी की प्रोड्यूसर देवांशी बत्रा। देवांशी जी, आपका स्वागत है आपके ही शो पर। नमस्कार पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये साल हमने पूरे साल कहानियों का सिलसिला जारी रखा, जो हमने पिछले साल बीच में शुरू किया था कोरोना के दौरान। और इस साल हमने देखा कि और भी कितनी सारी अनोखी, अलग, अनजानी कहानियां हम लोगों तक ला पाए हैं। तो चलिए, एपिसोड्स की बात तो एक तरफ, एक नजर डालते हैं उन कहानियों पर। जैसा कि हमने पिछले साल किया था, हमने चुनी थी कुछ खास कहानियां और लाए थे उसके बारे में कहानियों के पीछे की कहानी, कुछ ऐसे किस्से जिससे हम वाकिफ हैं, कैसे वो कहानियां पॉडकास्ट पर आई और उन कहानियों के पीछे हमने क्या सोचा, हमने क्या जाना। इस साल भी हम आपके पास चुन कर लाए हैं कुछ कहानियां, और हम कोशिश करेंगे कि उन कहानियों की कहानियां आप तक पहुंचा सके। तो शुरुआत करने के लिए जो पहली कहानी है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, वो है गुलजार की लिखी तकसीम। गुलजार जी ने ये जो कहानी लिखी है, एक तरह से इसे कहानी ना भी कहें तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक तरह से उनके जिंदगी का ही हिस्सा लगता है। ये कहानी मुझे इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि ये सीधे हमें पार्टीशन के समय पे ले जाती है, हमें भारत के विभाजन का एक ऐसा रूप दिखाती है जो हमने कल्पना भी नहीं की होगी, कि भाई उस विभाजन से कितने परिवार टूटे, कितने लोग पीछे छूटे। तो वो जो एक इमोशन है, वो मेरे लिए बहुत ही अहम रहा इस कहानी में। जी पीयूष, जब मैंने एक कहानी पढ़ी थी तो इस कहानी की शुरुआत दो लाइन से होती है, जो कि गुलजार जी ने लिखी है। जिंदगी कभी कभी जख्मी चीते की तरह छलांग लगाती दौड़ती है और जगह जगह अपने पंजों के निशान छोड़ती जाती है। जरा इन निशानों को एक लकीर से जोड़कर देखिए तो कैसी अजीब तहरीर बनती है। तो हम्म। ये कहानी की शुरुआत में कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी एक कहानी का सार है। और कैसे उनके बिछड़े हुए रिश्तों को आज में अपनाने का एक पार्टीशन के टाइम का जो हिस्सा था, वो इन इस सार से हमें पता चलता है। तो ये कहानी दिल को बहुत छू जाती है अंत तक आते आते। बिल्कुल गुलजार जी ने लिखी है तो उनके शब्द, उनके शब्दों का जादू तो रहेगा ही। उनके शब्दों का जादू तो चलना ही था और वो बिल्कुल चलता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है एपिसोड 57। अगर आपने नहीं सुनी तो जरूर सुनिए, गुलजार जी की लिखी तकसीम। चलिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। एपिसोड 53, कहानी का नाम है वापसी। लेखिका है उषा प्रियंवदा। ये कहानी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जिस तरह का आप वक्त है आजकल, कि हम कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर हैं काम करने के लिए, और जहाँ इतना वक्त हम गुजार देते हैं अपने परिवार से दूर, हम्म। तो इसमें एक पहलू दिखाया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि वो हर जगह लागू होता है, लेकिन एक बहुत ही अलग पहलू दिखाया गया है एक इंसान के आत्मसम्मान का। और जब वो अपने घर वापस आता है इतने सालों की नौकरी करके, तो वो चीज जो होती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, हम्म। बहुत अच्छा ही मुझे वेलकम मिलेगा घर में। पर कहीं ना कहीं वास्तविकता में वो चीज खो जाती है और वो अपने आत्मसम्मान को फिर से तलाशने लगता है। हम्म। तो वो जो पहलू दिखाया गया है, वो इस कहानी को खास बनाता है कि वापसी हमेशा खुशनुमा नहीं होती, ये कुछ अलग पहलुओं के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, मेरे लिए भी सबसे खास बात इस कहानी की थी जिस तरीके से इसमें दिखाया गया कि आत्मसम्मान को कैसे ठेस पहुंचती है, तो उस पर इंसान का क्या असर पड़ता है। बहुत ज्यादा खास इसलिए लगी क्योंकि शायद हम सब अपने जीवन में सबसे ज्यादा मायने इसी को रखते हैं कि हमारे जो अपने परिवार वाले हैं, हमारे जो अपने चाहने वाले हैं, उनकी नजर में हमारा सम्मान कभी भी ना घटे, कभी भी कम ना हो। जी बिल्कुल पीयूष। तो यूं ही हम कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते रहते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने ये कहानी सुनी है
और अगर नहीं सुनी है तो आप इस एपिसोड के बाद हमारी ये सारी कहानियां जाकर सुनने वाले हैं, क्योंकि हम खास चुन कर लाए हैं इस साल की कहानियां। बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि ऑलरेडी सारी कहानियां जो हम पढ़ते हैं वो चुनी हुई होती है। तो हम सारी कहानियों से हमें बहुत प्यार है। जो अगली कहानी जिस पर हम चर्चा करेंगे, एपिसोड 43 की कहानी, ये एक ट्रांसलेटेड स्टोरी है, अनुवादित कहानी, जिसे फर्नांडो सोरेंटिनो ने लिखी थी। कहानी का नाम है द रिटर्न, और इसका अनुवाद किया था विजय शर्मा जी ने। ये जो कहानी है ये हमारे कहानी जानी अनजानी कहानियों में सबसे अलग कहानियों में कही जा सकती है। ये हॉरर स्टोरी के जॉनर में भी आती है। और जब हमने ये कहानी पढ़ी थी तो हमने इस पर बहुत चर्चा की थी, क्योंकि कहानी का जिस तरीके से अंत होता है, कहानी में जैसे किरदार है, कहानी में जो एक वॉयरिस्टिक पर्सपेक्टिव है, जो मेन कैरेक्टर है वो अपने बालकनी से, अपने बिल्डिंग के बालकनी से सारा माजरा, सारा नजारा होते हुए देखते हैं, वो एक बहुत ही अलग है। और जिस तरीके से कहानी अपना रुख लेती है वो आपको अंत तक बांधे रखेगी। बिल्कुल पीयूष। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वापसी की बात की, तो ये भी कहानी का अगर आप नाम देखेंगे तो द रिटर्न है। हिंदी में भी इसका अनुवाद वापसी ही हुआ। तो कहीं ना कहीं मैं वैसा ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी स्टोरी में। लेकिन जब वो कहानी पढ़ी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये एक थ्रिलर कहानी होगी। कहानी में जैसे कर्मा की बात है, पुनर्जन्म है नहीं है, किसी की आत्मा है नहीं है, हमें नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वो चीजें अनफोल्ड होती हैं कहानी में, और जैसे वो कहानी अंत होती है, मैंने तो एटलीस्ट नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये कहानी ऐसे ऐसे वापसी होगी इस कहानी में। कि ये हमारे सारे एपिसोड से काफी अलग कहानी थी। बिल्कुल। अगली कहानी बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही उम्दा कहानी है। दीपक शर्मा जी की कहानी चमड़े का अहाता, एपिसोड 73। ये कहानी अपने लेंथ में देखी जाए तो बहुत ही छोटी कहानी है, लेकिन अपने प्रभाव, अपने मैसेज में बहुत ही करारा, बहुत ही सख्त और बहुत ही दिल को दहला देने वाली बात कह जाती है। बिल्कुल पीयूष, जो आजकल हम बहुत पढ़ते हैं और जिस चीज को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, हम्म। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चीज जब कहानी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो जिस तरह के रेफरेंसेस इस कहानी में यूज हैं, कि एक चमड़े का हाथा है, वहां पे चमड़े की दुर्गंध है, एक टैंक है गंदे पानी का जहाँ पे उसे धोया जाता है। तो आप किसी भी उससे ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कहानी हम्म। हमें इस मैसेज पे ले जाकर छोड़ेगी। और उसमें कौन सी चीज किस चीज को रेफर कर रही है, वो आप बिल्कुल कहानी के अंत में ही समझ पाएंगे कि लेखक इसमें क्या कहना चाह रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि ये लेंथ में बहुत छोटी कहानी है, लेकिन जो इसका मैसेज है और जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। बिल्कुल। तो दीपक शर्मा की चमड़े का हाथा, सुनिए, पढ़िएगा जरूर। अगली कहानी है कांसे का ग्लास, जो कि सुधा अरोड़ा ने लिखी थी। ये एपिसोड बहुत ही खास था इसलिए क्योंकि ये कहानी हमारे बाकी कहानियों से काफी लंबी थी। ज्यादातर हम अपनी कहानियां 30 मिनट के अंदर की रखते हैं, ताकि आप सब एक ही बार में कहानी सुन सके, उसका मजा ले सके। लेकिन ये कहानी हमें इतनी ज्यादा पसंद आई कि लंबी होने के बाद में भी हमने सोचा कि इसे हम अपने पॉडकास्ट में शामिल करेंगे, और एक नहीं बल्कि 2 एपिसोड में बांटकर आप तक लेकर आएंगे। कहानी के साथ सुधा जी के साथ बातचीत भी है, जो कहानी को और भी ज्यादा खुशनुमा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। मुझे अभी भी याद है देवांशी की, जब हम सुधा जी से बात कर रहे थे कहानी के बारे में, कहानी के किरदारों के बारे में, और जब मैंने कहा था कि भाई आपसे बात करके पता चल रहा है कि लेखक का कितना खून पसीना जाता है किरदारों के बारे में, उन्होंने जो बात कही थी वो मुझे आज भी भली भांति याद है, और आज भी मेरे जिद्दो जहन में रहती है कि भाई लेखक का खून पसीना इतना नहीं बहता जितना उसके आंसू बहते हैं। और मुझे लगता है दिस सम्स अप द होल स्टोरी भी, और उनके लिखने का तरीका भी। बिल्कुल पीयूष, सुधा जी की एक एक बात जो उन्होंने कही थी, किसी भी राइटर के लिए, कोई भी नया हम्म। राइटर अगर उस इंटरव्यू को सुनेगा तो उसे बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। क्योंकि उन्होंने हर एक बात को इतनी गहराई से अम, समझाया है हमें, कि किस तरह ये खासकर ये कहानी कांसी का गिलास, जब हमने उन्हें अप्रोच किया इस कहानी के लिए और हमने उन्हें बोला कि हम आपकी ये कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो उनका सबसे पहला सवाल ही यही था कि आपने ये कहानी ढूंढी कहाँ से।
कि आपको यही कहानी क्यों पसंद आई, क्योंकि उनकी और भी बहुत सी कहानियां हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं और उनपे सीरियल्स भी बन चुके हैं। बट उनका ये कहना था कि आज तक मुझे इस कहानी के लिए किसी ने अप्रोच नहीं किया है। तो आप लोगों ने कहाँ से ढूँढ के और क्यों इस कहानी को जो है चुना है? लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद अब आप लोग भी, जब आप लोगों ने सुना होगा या अभी जिसने नहीं सुना है वो सुनेंगे, तो एक जनरेशन्स को बताती हुई कहानी है। एक बहुत ही सिंपल सी कन्वर्सेशन है एक दादी और एक पोती के बीच में, और एक गिलास की रेफरेंस से वो सारे रिश्तों को समझा देती है, सारे रिश्तों की उधेड़-बुन को समझा देती है। तो जो कि इस कहानी को बहुत ही खास बनाता है। आजकल के टाइम में भी बिल्कुल आप एक-एक लाइन को बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और कहानी क्योंकि 5 पीढ़ियों की है, तो आपको ये भी दिखाई साफ-साफ देता है कि कैसे हुँ, हर पीढ़ी हर सिचुएशन से जूझती है और पीढ़ी दर पीढ़ी रिश्ते कैसे बदलते आए हैं। तो ये एपिसोड 63 और 64 समय निकाल कर ज़रूर सुनिएगा। दोनों इंटरव्यू और कहानी बहुत ही उम्दा है। और अगली कहानी जो है वो है हमारे आज के लेखक राजेंद्र श्रीवास्तव जी की कहानी। इनकी ये कहानी है पूरी लिखी जा चुकी कविता, एपिसोड 75। और ये कहानी भी बहुत खास है। क्यों खास है देवांशी जी? आप जब ये कहानी सुनेंगे तो आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि किसी अजनबी की डायरी अगर आपके हाथ में लग जाए और वो डायरी पढ़ते-पढ़ते कहीं अधूरी छूट जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप ये गलती कर हम्म। रहे हैं कि आप किसी की डायरी पढ़ रहे हैं। उसी के साथ लेकिन वो डायरी पूरी नहीं है, वो अधूरी है और फिर आप उसको खोजने निकल पड़ते हैं कि अरे अब जिस इंसान की ये डायरी है उसका हुआ क्या? तो ये कहानी बहुत ही डिफरेंट थ्रिल बन जाती है। उस इमेजिनेशन पे पहुँचना कि आप किसी कबाड़ी की दुकान पे खड़े हो गए, किसी अजनबी की डायरी पढ़ने खड़े हो गए हैं, वो अपने आप में उसे हम्म। अलग कर देता है। और फिर आप कि उस इंसान के पीछे कहीं दूर पहुँच भी जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि उस इंसान का हुआ क्या? बिल्कुल। और कहानी में बहुत ही अलग-अलग थीम्स का इस्तेमाल किया गया है और सभी थीम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बहुत बार होता ये है, अगर आप एक ही कहानी में रोमांस भी डालेंगे, मिस्ट्री भी डालेंगे, थ्रिल भी डालेंगे और मैसेज भी डालेंगे, तो हो सकता है आप एंड में खिचड़ी बना दें। लेकिन राजेंद्र जी ने बहुत ही सरलता, बहुत ही आसानी से बहुत सारी बातें और एक बहुत ही छोटी कहानी में सुना दी। कहानी सुनते समय रोमांच तो आएगा ही, लेकिन साथ में बिल्कुल। आपके मन में बहुत सारी बातें आएंगी। और वही कहानी का असली रूप है, असली रंग है, जिसके कारण वो इतना सवर कर आता है। तो कैसी लग रही है आपको हमारी ये चर्चा? उम्मीद है कि आपको बहुत सारी कहानियों के बारे में सुनकर अच्छा लग रहा है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि ऐसी कुछ कहानियां उठकर आ रही है जो आपने नहीं सुनी है अभी तक, और आप इस एपिसोड के बाद हमारे पिछले साल के इन कहानियों पे जाकर सुनने वाले हैं। क्योंकि हम इतनी सारी कहानियों की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे नहीं बात करें अनकही कहानियों के बारे में। जी हाँ, अनकही कहानियां 2021, जो कि एक प्रतियोगिता थी जो हमने 3 महीने के दौरान ऑर्गेनाइज की थी। कई सारी कहानियां हम तक आई, बहुत सारे लोगों ने लिखा, हमने सारी कहानियां पढ़ी। हमारे साथ जजेस जुड़े जिन्होंने ये 3 सर्वश्रेष्ठ कहानियां चुनी हमारे लिए, और अब ये तीनों कहानी हमारे पॉडकास्ट पर उपलब्ध है, जिसे आप सुन सकते हैं। ये 3 कहानियां हैं खुले रखना दरवाजे दीप्ति मित्तल जी की, डर पूनम अहमद जी की, और तुरपाई लोकेंद्र सिंह कोट जी की। 82 एपिसोड से 84 तक ये तीनों कहानियां वैसे तो एक दूसरे से बहुत अलग है। सारे थीम, सारे टॉपिक, सारे किरदार एक दूसरे से काफी अलग है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे खास बात थी इन तीनों कहानियों की, कि भाई इनमें जो एक किरदारों के अंदर जो चल रही द्वंद, जो चल रही इमोशनल ट्रॉमा, जो चल रही बातें हैं, जो भावनाएं हैं, उनको दर्शाया गया है, वो बहुत ही खास है। वो कुछ ऐसी हैं जो आपको पढ़कर लगेगा कि भाई इन किरदारों को मैं जानती हूँ शायद, या फिर मैं इनसे मिल चुका हूँ, या फिर ये मेरे खुद में है। और इसी से आप कहानी को और भी गहराई से समझ पाएंगे, और ये कहानियां आपके साथ काफी समय तक रहेगी। जी, बिल्कुल पीयूष, और हम अपनी टीम की तरफ से सबका बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस प्रतियोगिता को इतना सफल बनाने के लिए। ये फिर से वही बात आ जाती है कि पिछले साल जब हमने ये प्रतियोगिता शुरू की थी, तो हमें नहीं पता था कि 2021 में हम इसे हम्म। करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब हमने इसे किया इस साल और जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिला, उसके लिए
हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतने लोगों ने इतनी संख्या में हमारे पास कहानियाँ आई और हमारे जजेस के लिए भी बहुत टफ हो गया था क्योंकि कहानियों की इतनी कड़ी टक्कर चल रही थी। तो उनके लिए भी मुश्किल हो गया था डिसाइड करना कि कौन-सी कहानी को क्या कहा जाए उसके बारे में। तो हम बिल्कुल आगे भी उम्मीद करते हैं कि जब हम अगली बार ये प्रतियोगिता लाएँगे तो इससे डबल उत्साह के साथ अ, आप सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो अभी तक नहीं लिखते हैं वो भी लिखना शुरू कर दीजिए। इस प्रतियोगिता के साथ हमेशा की तरह हमें आपकी नई कहानियों का इंतज़ार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते जो आखिरी एपिसोड है हमारा जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, वो असल में एक तरीके से तो खुद में कहानी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सबसे चहेते राइटर की जीवन कहानी की एक झलक हमें दिखाती है। हमारी एपिसोड 50, जो कि एक स्पेशल एपिसोड हमने बनाया था, जिसका नाम था प्रेमचंद के खत। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद जी के खतों को लेकर, उनमें से कुछ चुनिंदा खतों पर हमने बातें की थी और उन खतों के जरिए उनके जीवन में हम झांक पाए थे, उनके जीवन की हम एक झलक ले पाए थे। ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं है, जहां पर एक ऐसे किरदार, एक ऐसे इंसान के बारे में हम और जान पाए जिनके बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उन्हें सही से जान नहीं पाए। और जैसे ही आप ये खतों के बारे में सुनेंगे, इन खतों में क्या लिखा है पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रेमचंद जी का अपना जीवन कितना अलग था उनकी कहानियों से। उनमें कितनी पीड़ा थी, उन्होंने कितने तकलीफों के साथ गुजारा किया है, और कैसे बहुत ही कम समय में वो हमारे लिए हिंदी साहित्य की इतनी सारी कहानियां, इतनी सारी बहुमूल्य रचनाएं हमारे लिए छोड़ गए हैं। और आप उनके बारे में जानकर कुछ और नहीं तो बस ये जरूर फील करेंगे कि आपको उनकी रचनाओं पढ़ने का सौभाग्य मिला। जी, बिल्कुल पीयूष। और जैसे कि प्रेमचंद जी की कहानियाँ हम अपने शो में लाते ही रहते हैं और उनकी एक कहानी हमने एपिसोड नंबर 66 में पढ़ी थी, इस्तीफा, जो जो हमें उनकी बाकी कहानियों से बहुत ही अलग लगी थी। उसमें भी एक आत्मसम्मान की बात थी और जो एक आदमी है वो जूझ रहा है अपने आत्मसम्मान और अपनी जीविका जो उसे बनानी है उसके बीच। तो वो भी बहुत खूबसूरत कहानी थी जो हमने प्रेमचंद जी की लाई। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम दर्शकों की डिमांड पे प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ते रहते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ये थी कुछ हमारी लगभग 10 कहानियां, जो हम चाहते हैं कि आप पीछे जाएं और हमारे साथ दोबारा सुने। अगर आपने अभी तक सुनी नहीं है तो जरूर समय निकाल कर सुने, क्योंकि ये सारी कहानियां बहुत खास है और ये सारी कहानियां आपको किसी ना किसी तरीके से अपने साथ बांध लेगी, अपने साथ एक दूसरी दुनिया में ले जाएगी। और हम ये भी चाहते हैं कि इन कहानियों के जरिए हम पीछे मुड़कर इस साल को देख सकें और भूल सकें वो सारी बातें जिनसे हमें खुशी नहीं मिली। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का एपिसोड और 2021 का ये आखिरी एपिसोड पसंद आया। इसी के साथ मैं आप सबको नए साल की बधाई देना चाहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 आपके लिए स्वास्थ्य, खुशियां ढेर सारी लाए। जी पीयूष, आप सबको, हमारे सब सुनने वालों को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी उत्साह के साथ आप हमारी कहानियाँ सुनते रहिए और सब लोगों को भी, अपने जानने वालों को भी कहानी जानी-अनजानी की कहानियाँ सुनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी जी। इसी के साथ हम आज के लिए विदा लेते हैं। आप लोग बने रहिए और हमें लिखते रहिए hello@piyushagarwal.com पर। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।